हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का एमसीक्यू, जो कि फुली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम लोग आज जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। जनरल साइंस का एमसीक्यू जो कि फुली क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड अप टू 12th। जो आज हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं, क्लास 6 से लेकर के 12th तक का जितने भी जीएस का एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे हम लोग देखेंगे। क्योंकि सीरीज बाय सीरीज लाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो सारा क्वेश्चंस को करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए सीरीज जो है चलाया जाएगा एमसीक्यू का। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A force should act on a object. The object must be displaced. Which of the above condition need to be satisfied for work to be done? अब पूछ रहा है कि जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो दोनों जो है स्टेटमेंट वर्क के लिए कौन सा कंडीशन सही है। तो मान के चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ना, क्या है, कोई हमने कोई एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। और अगर इसमें हम एक पुशिंग फोर्स लगाते हैं, अगर हम इसमें एक पुशिंग फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और उसी दिशा में डिस्प्लेस होगा जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। मान के चलिए ये जो है एक्स डिस्प्लेस्ड हो गया, क्या होगा, ये बॉडी जो है अपना एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइटली मूव करके अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो जैसे सही बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाता है। और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस्ड हुआ है। यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी भी क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर राइट, दैट्स वाई, इसीलिए ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, द फोर्स इज जीरो, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्क डन क्या होता है। यानी वर्क डन को W से इंडिकेट करते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको लिखा जाता है FS कोस थीटा। ठीक है। तो वर्क डन जीरो होने के लिए क्या क्या जीरो होना चाहिए। वर्क डन मेरा जीरो तभी होगा इफ़ फोर्स जो है, फोर्स अगर जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। अगर एस यानी डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तब भी क्या है, मेरा वर्क डन जीरो होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा जब 90 डिग्री होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। क्यों, तो इसका एक कंडीशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अगर आपस में परपेंडिकुलर है, यानी थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस 90 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है जीरो। कोस 90 का वैल्यू जीरो, तो अगर यहाँ पे हम जीरो रखेंगे तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन भी जीरो। तो वर्क डन जीरो होने के लिए तीन कंडीशन है, या तो फोर्स जीरो होना चाहिए, फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, यानी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जी बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो हुआ तो वर्क डन भी जीरो होगा। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट ऑप्शन इज राइट। तो अब देखिए विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यानी गलत कौन सा है वर्क के बारे में। पॉजिटिव वर्क इज डन बाय मैन लिफ्टिंग अ बकेट विथ द हेल्प ऑफ रोप। अगर कोई मैन बकेट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को रस्सी के मदद से अगर ऊपर उठाएगा तो उस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा। जी बिल्कुल पॉजिटिव वर्क डन कंसिडर किया जाएगा। जब कभी भी अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया जाता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी अगर लिफ्ट किया जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क डन कंसिडर किया जाता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन इज नेगेटिव। जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन इज नेगेटिव, ये भी सही है। नेगेटिव वर्क इज डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ऑप्शन गलत है। नेगेटिव वर्क डन जो होगा, नेगेटिव वर्क इज डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग इन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Negative work done is by the resistive force of air vibrating pendulum in writing to distance। तो ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो वर्क डन होता है बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ठीक है। वर्क डन जो होते हैं और बेसिकली दो तरीके के कंसिडर किए जाते हैं। एक वर्क डन होता है पॉजिटिव, एक दूसरा होता है नेगेटिव। इसको एक पॉजिटिव वर्क डन होता है और दूसरा नेगेटिव वर्क डन, है ना। तो पॉजिटिव वर्क डन कब कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन हम तब कहेंगे यदि, पॉजिटिव वर्क डन हम तब कहेंगे यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। क्या हो, सेम डायरेक्शन में लग रहा हो। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रहा हो तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट पे। और नेगेटिव वर्क डन का मतलब कि फोर्स अगर जिस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट पर, वो होगा नेगेटिव वर्क डन। तो वर्क डन बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट। एनर्जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी पॉजेस एनर्जी, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेस एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो अपना एनर्जी लॉस करेगा, बिल्कुल करेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी सही है। द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, जिस ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि ये सारे तीनों स्टेटमेंट जो है, सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हैं एनर्जी के रिगार्डिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ क्या होगा, वर्क डन होगा, बिल्कुल वर्क डन नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा वर्क डन बिल्कुल भी नहीं होगा। सॉरी, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। वर्क डन इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स और डायरेक्शन इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम।
तो फर्स्ट वाला में देख सकते हैं यहाँ पे जो डायरेक्शन है अपोजिट है एक दूसरे का, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, क्योंकि है दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट कथन जो है गलत होगा। अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग जानते थोड़ा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और यार एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, वेलोसिटी है। और देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास का और वेलोसिटी का। अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इट्स स्पीड, जी बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं स्पीड बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी, जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी है वेक्टर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि दो तरीके का फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक स्केलर और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, मान होती है, और इसमें जो डायरेक्शन होता है नहीं होता है, डायरेक्शन जो होता है नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर वहीं वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी है स्केलर, काइनेटिक इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, mgh, वेयर m इजकल टू क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल या जीरो लेवल, या जीरो लेवल। तो पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, एन एरो एंड द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन द बो। जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है तो उसका शेप एंड साइज जो होता है चेंज हो जाता है, तो शेप एंड साइज चेंज होने की वजह से स्ट्रिंग पे भी क्या होगा, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। वाइंडिंग ऑफ ए टॉय कार, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। स्ट्रेच एंड कॉम्प्रेस्ड स्लिंकी, इसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। रोलिंग ऑफ स्टोन, इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रोलिंग ऑफ स्टोन जो होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा,
तो ऑब्जेक्ट स्टोन पे जो है, स्टोन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, और यही काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने की वजह से स्टोन क्या होगा, रोलिंग होगा। तो कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये तीनों में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा, जबकि रोलिंग ऑफ स्टोन में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। When a person lift an object in his hand to certain height, then which energy is stored in the object? अब बोल रहा है कि कोई पर्सन जो है अपने हाथ से उस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक उठाता है, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला mgh, यानी हाइट के रिगार्डिंग है। एक तो इसे एक क्लू मिल रहा है, एक इससे हमको क्लू मिल रहा है कि जो आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सही आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। और जब कभी भी व्हेन अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी जब काम होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी जब भी काम होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जनरेट होता है। इसलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट कोड। देखिए सारे क्वेश्चन जो है सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है, सारे क्या हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। असर्शन बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल वी चूज। असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीजन द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो रीजन भी क्या है, रीजन भी सही है। रीजन का जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, और असर्शन का जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो रीजन है इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो असर्शन का जो रीजन का एक्सप्लेनेशन अगर हम बोलें, ये जो रीजन है असर्शन का जो है एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, गलत नहीं है, गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नो ये बिल्कुल भी नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोनों क्या है, सही है, बट जो आर जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बहुत ही हम लोगों ने पढ़ा है, बताया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ना ख़त्म कर सकते हैं और ना ही दूसरा बना सकते हैं, बट इसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेज डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव, है ना, क्या वर्क और कंजर्वेटिव। ऑप्शन सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वैलिड इन ऑल सिचुएशन, इन ऑल सिचुएशन, all situation conservation energy is not valid in all situation and for all kinds of transformation। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है उस सिस्टम का कंजर्व्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Energy conservation means generation and destruction of energy. Energy could be created, energy could not be created but destroyed. Energy can neither be created nor destroyed. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि एनर्जी जो होता है, एनर्जी अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अब देख सकते हैं कि हाइड्रो प्लांट होते हैं,
पावर हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर यानी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं एनर्जी को जो है यहाँ पे बर्बाद या नहीं किया जा सकता है, लेकिन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या क्या है, कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, a spring force is conservative force, all forces are conservative, all forces are not conservative, magnetic force is conservative force, ये सही स्टेटमेंट है, a spring force is a conservative force, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कैरी द एनर्जी कंजम्पशन इन यूनिट ऑफ, जो हमारे घरों में बिजली बिल का आता है, ठीक है, बिजली बिल आता है तो वो किस यूनिट में रहता है, किलोवाट में, ओम में, या फिर वाट में, ऑप्शन डी वोल्ट। तो जो आता है वो होता है किलोवाट में, किलोवाट आवर में, क्योंकि KWH जो होता है यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि किलोवाट आवर जो है पावर का यूनिट है, जी बिल्कुल नहीं, पावर का यूनिट नहीं है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। और इसी यूनिट में हमारे घरों का जो बिजली का बिल आता है तो इसी यूनिट में आता है। ओम जो है, अगर हम ओम की बात करें तो ये रेसिस्टेंस का यूनिट है, वाट जो है पावर का है, और वोल्ट जो है वोल्टेज का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ए और लिस्ट 2, एक साइड यूनिट दिया हुआ है और उसका एक वैल्यू दिया हुआ है, उसमें आपको सही कॉलम में सही वैल्यू के साथ मैच करना है, यानी अर्ग क्या, एक एक अर्ग का वैल्यू आपको सही सही बताना है। तो एक अर्ग का जो वैल्यू होता है, एक अर्ग का जो वैल्यू होता है, एक अर्ग का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁷ जूल होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। अब अगर हम बात करें एक कैलोरी का, एक कैलोरी की अगर हम बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है 4.186 जूल, और 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो आप सही मिलान कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सा सही। एक अर्ग का जो वैल्यू होता है 10⁻⁷ जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो होता है 1.6 × 10⁻90 जूल, एक कैलोरी बराबर होता है इतना, और किलोवाट का इतना। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। वुड जो है, गोबर गैस भी जो है बायोमास एनर्जी है, कोल भी बायोमास एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट बायोमास एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट बायोमास एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड पावर में कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी रेडिएंट एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को इन विंड पावर काइनेटिक एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन हाइड्रो पावर प्लांट, जैसे कि आप लोगों को हम बताएं कि हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो पूछ रहा है हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑप्शन इज रॉन्ग। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को क्या में काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाया जा रहा है। ये ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन बी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फॉसिल फ्यूल हैव अनलिमिटेड रिजर्व ऑन अर्थ। फॉसिल फ्यूल जो है, जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल क्या है, जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, हमें किसमें मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले जितने भी फ्यूल्स हैं उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सभी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। और ये सभी फॉसिल फ्यूल जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है, ना कि अनलिमिटेड। तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। मैनी ऑफ द सोर्स अल्टीमेटली ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। आजकल जो है बहुत सारे जो है अल्टीमेटली सन से जो है एनर्जी को क्या किया जा रहा है, ड्राइव किया जा रहा है। चारकोल बर्न्स विथ फ्लेम्स एंड इज स्मोकलेस। जब हम चारकोल को बर्न करते हैं तो क्या स्मोकलेस होता है, धुआं नहीं देता है। ये भी स्टेटमेंट क्या बिल्कुल रॉन्ग है। इफ़ इन ए वाटर लिफ्टिंग पम्प द ट्रांसलेटली मोशन ऑफ द विंड मिल इज यूटिलाइज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए वेल, ये भी क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले कन्वेंशनल के बारे में समझते हैं। कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल कहने का मतलब ट्रेडिशनल, जो पुराने तरीके से हमें सोर्स ऑफ एनर्जी है, ट्रेडिशनल जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमें लंबे समय में यानी पुराने समय से हमें मिलता आ रहा है, पुराने समय से, ठीक है। तो देख सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम जो है, कोल एंड पेट्रोलियम ये क्या है, कन्वेंशनल है। फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी ये नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा सोलर एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डज नॉट कम फ्रॉम सी। कौन सा एनर्जी जो है सी से नहीं आता। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो होता है ये भी सी से मिलता है। वेव एनर्जी ये भी सी से मिलता है। ओशियन थर्मल एनर्जी ये भी सी से मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जियोथर्मल एनर्जी। क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी जो है सी से नहीं मिलता है। जियोथर्मल एनर्जी जो होता है, जियोथर्मल एनर्जी ये सी से हमें नहीं मिलता है, ये हमें मिलता है हीट ऑफ अर्थ क्रस्ट से। किसे मिलता है, हीट ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की हीट से हमें ये एनर्जी मिलता है। और ये जो एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी ये रिन्यूएबल है, ठीक है। ये बार बार मिलने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है,
सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरीके से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी बेस्ड खत्म हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।